इंदौर में जहरीले पानी से 15 लोगों की जान चली गई। एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, क्यों नगर निगम के अधिकारी और सरकार सोती रही है। अब इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर में जहरीले पानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाइपलाइन बदलने के टेंडर पर सोते रहे हैं अधिकारी। 17 सितंबर की जगह 29 दिसंबर को खोला गया टेंडर। जिस पाइपलाइन से दूषित पानी आया वो नहीं बदला गया। जब लोगों की मौत हुई उसके बाद खोला गया टेंडर। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है, टेंडर में देरी क्यों की गई, 17 सितंबर की जगह 29 दिसंबर को क्यों टेंडर खोला गया, सही समय पर पाइपलाइन को क्यों नहीं बदला गया, जब लोगों की मौत हुई तब जाकर अधिकारियों की नींद क्यों खुली है। इंदौर में जहरीले पानी को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जो टेंडर 17 सितंबर को होना था वो 29 दिसंबर को हुआ है और जहरीले पानी की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई है। यह अधिकारियों की लापरवाही दिखाती है, क्योंकि जिस पाइपलाइन को बदल देना चाहिए था, जिससे दूषित पानी आ रहा था, उसे क्यों नहीं बदला गया, उसके टेंडर में देरी क्यों की गई। यह बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। इंदौर में जहरीले पानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों पर यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल तो मोहन यादव सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैसे जहरीले पानी के रोकथाम पर कोई कड़े कदम सरकार ने नहीं उठाए, क्यों टेंडर में देरी की गई, क्या वरिष्ठ अधिकारी, क्या मुख्यमंत्री इन सब चीजों पर नजर नहीं रखते थे। आखिर 15 लोगों की जान गई है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और आप देखिए, जिस पाइपलाइन से नाले का पानी आया वो महीनों पहले बदल जाना था, ये जानकारी सामने आ रही है। नगर निगम के अधिकारी टेंडर को दबाकर बैठे रहे। इस वक्त ये सूचना सामने आ रही है। 17 सितंबर की जगह घटना के बाद 29 दिसंबर को पाइपलाइन बदलने का टेंडर खोला गया। यानी आप देख सकते हैं कितने दिनों की देरी यहां पर की गई। क्या इस घटना का इंतजार कर रहे थे अधिकारी, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अंबुज पांडे हमारे संवाददाता इंदौर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, देखिए एक और खुलासा हुआ है और यह खुलासा बताता है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे थे। ये लापरवाही है या कुछ और समझा जाए कि टेंडर में देरी क्यों की गई। आमतौर पर टेंडर को अगर देखा जाता है, टेंडर में देरी के कई दूसरे कारण भी सामने आते हैं। तो क्या यहां पर अधिकारी जानबूझकर टेंडर को देर कर रहे थे ताकि पाइपलाइन बदलने में समय मिल जाए? देखिए विशाल, बिल्कुल ये जो पूरी घटनाक्रम है, हम शुरुआती दिनों से ही एबीपी न्यूज़ ये बता रहा है कि अधिकारी लगातार टाल रहे थे। इसका काम जो 6 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था, अगस्त में जो सितंबर में ये टेंडर हो जाना चाहिए था, उसको डिले किया गया। आज एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिवली वो पेपर्स भी दिखा रहा है कि किस तरीके से 100 दिन की देरी की गई और उस 100 दिन की देरी की कीमत जो है इंदौर के भागीरथपुरा की जनता को अपनी जान गंवा करके चुकानी पड़ी है। और आज भी कई लोग हैं जो अस्पतालों में हैं, जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि आखिर ये देरी क्यों की गई, क्यों आखिर 100 दिन तक अधिकारी उन पेपर्स पर बैठे रहे, क्यों नहीं टेंडर खोला गया। तो ये बड़े गंभीर सवाल हैं कि आखिर क्यों नहीं इस टेंडर को खोला गया। आप देखिए कि ये नगर निगम का दफ्तर है, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, यहाँ पर पुलिस के लोग खड़े हुए हैं और ये ताला इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि अब विरोध हो रहा है। यहाँ पर हर जो भी चीज़ नज़र आ रही है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता नज़र आ रही है। ये शहर जिसको देश के सामने इस तरीके से पेश किया जाता है कि सबसे साफ सुथरा शहर है, जिसके कार्य प्रणाली की मिसाल पूरे देश दुनिया में दी जाती है, वहाँ की कार्य प्रणाली की पोल तो अब खुल रही है कि आखिर अधिकारी 100 दिन तक टेंडर पे बैठे रहते हैं। अगर तत्परता दिखाई जाती और टेंडर का काम पूरा होने के बाद उसे तुरंत खोल दिया जाता और अब तक काम पूरा हो सकता था। अब तक ये हो सकता था कि वो पाइपलाइंस बन जाती, लोग बीमार ना पड़ते, लोगों की जान ना जाती। लेकिन अधिकारियों को आम लोगों की जान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने एसी के कमरों में बैठे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आम जनता को किस तरीके का जहरीला पानी वो पीने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अधिकारियों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जैसे कि कहा कि क्या इसके पीछे का कोई और कारण हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकता? 100 दिन तक दबाए रखने का आखिर कारण क्या हो सकता है? जब टेंडर की प्रोसेस पूरी हो गई थी, क्यों ना आरोप लगा दिए जाएं कि इसके पीछे इंतजार किया जाता रहा कि कोई ना कोई भ्रष्टाचार हो जाए, कोई ना कोई अंडर द टेबल डील हो जाए बड़ी। इसलिए इस तरीके के काम किए जाते हैं, इसलिए 100 दिन तक ऐसी चीजों को दबाया जाता है, जबकि जनता शिकायत कर रही है। स्थानीय पार्षद जो है वो कह रहे हैं 3 साल से वो इस बारे में चिट्ठियां लिख रहे थे। सरकार के अधिकारियों का कोई वर्जन अब तक सामने आया कि 100 दिन की देरी टेंडर में क्यों हुई? क्यों नहीं पाइपलाइन को बदलने का टेंडर सही समय पर किया गया? क्या मोहन यादव की सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या मुख्यमंत्री हैं या फिर नगर निगम के अधिकारी, उनकी तरफ से इस पर कोई सफाई सामने आई है? विशाल, मैं आपको बता देता हूं कि इस मामले को हम लोग लगातार पहले दिन से बता रहे हैं कि इसमें डिले हुआ। आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें किसी का जवाब, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये इंदौर का नगर निगम का कार्यालय है, ताला लगा दिया गया है। आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, ताला लगा दिया गया है ताकि यहाँ पे कोई घुस ना सके, ताकि वो लोग जिन्हें आक्रोश है इस घटना पर यहाँ आकर के प्रदर्शन न कर सकें। जब आप अंदर ही नहीं जा पाएंगे तब किससे सवाल पूछेंगे और कौन जवाब देगा? तो इस तरीके का रवैया है यहाँ पर कि जब सवाल जिससे पूछे जाने हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, वो लोग यहाँ पर अंदर एसी के कमरों में बैठे हुए हैं और आम लोग जहरीला पानी पी करके मर रहे हैं वहाँ पर सड़कों में, अस्पतालों में। तो कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है, कमेटी बना दी गई है, रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई होगी, यही हमेशा होता आया है। तो देखिए, और कार्रवाई होगी। आप ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं किस तरह से अधिकारी एसी कमरों में बैठे हैं। 15 लोगों की जहरीले पानी की वजह से मौत हो गई है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने स्थानीय पार्षद से बातचीत की थी, वो ये कह रहे हैं 15 लोगों की मौत हुई है, उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी लेकिन पाइपलाइन नहीं बदली गई। और अब आपने जो ये खुलासा किया, ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है कि आखिरकार 100 दिन की देरी क्यों की गई टेंडर को जारी करने में, जब इतना ये जनहित का काम था, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ काम था। स्वच्छ पानी मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से क्या सरकार भाग रही थी? यह बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। और अंबुज, यहां पर जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सरकार को सौंपनी है, उसमें क्या चीजें हो सकती हैं? क्या सरकार दलील दे रही है कि आखिरकार इसके पीछे वो किसे दोषी मान रही है? देखिए विशाल, जहाँ तक स्टेटस रिपोर्ट की बात है, कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं, मौत के क्या आंकड़े हैं, सरकार अभी तक पीड़ित लोगों के लिए क्या कर रही है। इन सब चीज़ों की जानकारी कोर्ट ने सरकार से मांगी थी, जो कि आज पेश करनी है। अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट की कार्रवाई भी शुरू होगी और सरकार ने वो स्टेटस रिपोर्ट संभवतः तैयार कर ली है कि चूँकि आज उन्हें पेश भी करना है। इसी में वो रिपोर्ट भी शामिल होगी जो कल पानी के सैंपल्स में जिस तरीके के बैक्टीरिया की जानकारी सामने आई है, ये जानकारी सामने आई है कि बिल्कुल अंबुज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके पास आगे भी वापस आएंगे। जहरीले पानी से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय पार्षद कह रहे हैं कि 15 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। सुनिए स्थानीय पार्षद क्या कह रहे हैं। लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? कितने लोग अब तक इस दूषित पानी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं? आज उस आपदा को, क्राइसिस को हुए 8 दिन हो गए और लगभग 15 लोगों की इस पीरियड में डेथ हुई है। सब प्रकार की डेथ, अगर भागलपुर की टोटल डेथ माने जाए तो वो सब मिला के 15 हो गई है। तो लेकिन ये अलग अलग तरह की जानकारियां क्यों आ रही हैं कि कलेक्टर कुछ और कहते हैं, कहीं और, तो ये इसके पीछे की क्या वजह है? क्या हुआ कि जब ये आपदा हुई, मतलब इसको क्राइसिस बोल सकते, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उस समय बहुत भयावह स्थिति प्रारंभ के दिनों में थी। तो किसी भी घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो वो अपने व्यक्ति को लेकर सिस्टम पे नहीं आया है। उसको ये नहीं लगा कि मैं शासकीय जगह जाना चाहिए, वहाँ नाम लिखाना चाहिए। हो सकता है उसको मन में डाउट रहेगा, और होता ही है कि मैं वहाँ जाऊँगा, प्रोसेस करूँगा, इतने तो मेरा व्यक्ति मर जाएगा, हमारे बीच से चला जाएगा। तो उन्होंने लोगों ने क्या करा है कि मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाया। कोई बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग मोहल्ले के डॉक्टर से ठीक हुए, उनमें से कुछ चले भी गए। तो वो स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड पे थे नहीं वो कि आपके हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ है, इसलिए आप मान नहीं रहे हो कि ये डेथ हुई है, या किसी हॉस्पिटल में अपने स्तर पे उन्हें भर्ती कर लिया।
क्योंकि मरता क्या नहीं करता, जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ चला गया। जिनको कुछ सहायता सरकार की तरफ से मिल सके। अभी मोहन यादव जी परसों आए थे और उन्हें वैसे तो शायद इसकी कोई कीमत नहीं होती है, पर गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, दुख की इस घड़ी में कोई सहारा हो सके इसलिए 2-2 लाख की घोषणा की थी। कल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने, जो हमारे क्षेत्र के विधायक ही हैं, 3 दिन से लगातार यहाँ काम कर रहे हैं, घर पर जाके परिवार से मिलकर 8 परिवारों में 2-2 लाख की सहायता करी। 2 लोग और हमारे पास कल आए थे जानकारी लेके कि हमारे परिवार की डेथ हुई, तो कैलाश जी ने आदेशित किया है कि इन 2 लोगों को भी जोड़ा जाए। उसमें पैसा 10 लोगों को जोड़ा है और अभी जो जानकारी आ रही 4-5 लोग और हैं, निश्चित रूप से वो डेथ हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का नाम उसमें जुड़ना चाहिए। आज भी एक महिला की मौत हुई है, उसको मिलाकर के 15 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। देखो, हमारी जो जानकारी 15 की है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया 50,000 की है आबादी और कहीं कुछ हुआ होगा तो मुझे नहीं जानकारी, 15 की हमको जानकारी है। तो देखिए यहाँ पर इंदौर के कितने गुनहगार हैं। नाले के पानी ने जान ले ली है, जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत हुई है और अब इस मौत के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। इंदौर में जहरीले पानी से मौत के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने एमपी की मोहन सरकार पर निशाना साधा है। तो आप देखिए, इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले में कांग्रेस का हमला, सत्ता के अहंकार और भ्रष्टाचार से घटना हुई। सरकार अपनी लापरवाही अधिकारियों पर डालना चाहती है, यह कहना है कांग्रेस पार्टी का। पंद्रह लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इसका सबसे घातक हथियार है। इन हत्याओं में ये हत्याएं हुई है। महापौर जी ने कहा कि कलेक्टर हमारी नहीं सुनते हैं, कमिश्नर हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है अधिकारी और महापौर जी में। फिर मोहन यादव जी ने अपने बयान में भी ये कहा कि अधिकारियों की कमी है, हम ज़्यादा अमला भेजने वाले हैं। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर विदेश चले गए हैं। कल राहुल गांधी वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। हाल ही में राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर गए थे। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल राहुल गांधी वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए। हालांकि इस दौरे की कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है कि वियतनाम दौरे का उनका एजेंडा क्या है, वियतनाम क्यों गए हैं राहुल गांधी। अभी कुछ दिनों पहले जर्मनी की यात्रा पर थे राहुल गांधी, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। संसद का सत्र भी उस समय चल रहा था। बीजेपी ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए थे और अब राहुल गांधी वियतनाम पहुंच गए हैं। यानी जर्मनी के बाद जब भारत लौटे, कुछ दिन भारत में रहे, उसके बाद अब राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पर चले गए हैं। वियतनाम क्यों गए हैं, क्या एजेंडा है, ये तो राहुल गांधी ही बता पाएंगे, कांग्रेस पार्टी ही बता पाएगी। हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं। मोहित, आखिरकार राहुल गांधी वियतनाम दौरे पर क्यों गए हैं, क्या जानकारी है, क्या एजेंडा है? थोड़े दिन पहले ही जर्मनी से वापस आए थे राहुल गांधी। देखिए, जर्मनी जब वो दौरे पे गए थे तो आधिकारिक उनका दौरा था और नए साल पे रणथंबोर में थे और रणथंबोर के बाद जो है वो आप जानते हैं कि मेडिटेशन राहुल गांधी करते हैं और तो वो वियतनाम दौरे पे गए हैं और 1-2 दिनों के बाद ही हमें खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से फिर भारत वापस लौट आएंगे। क्या कार्यक्रम है मोहित, कुछ जानकारी कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर दी है अभी? ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, पार्टी ने कोई अधिकारी, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी वियतनाम दौरे पे कल दोपहर को रवाना हुए। राहुल गांधी के साथ क्या कुछ पार्टी के और नेता गए हैं या अकेले ही वो वियतनाम की यात्रा पर गए हैं मोहित? अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी अकेले ही इस दौरे पे गए हैं। मोहित, क्योंकि जब जर्मनी गए थे उस समय बीजेपी ने तमाम सवाल खड़े किए थे, तो क्या वियतनाम दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जानकारी दी जाएगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या प्रेस रिलीज जारी की जाएगी? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि निजी यात्रा उनकी है और कोई भी नेता, कोई भी जो है व्यक्ति दौरा कर सकता है और
निश्चित तौर पे बीजेपी ने जो सवाल उठाए थे उसका जवाब, जर्मनी दौरे पर जो सवाल बीजेपी ने उठाए थे उसका सवाल का जवाब दिया था कांग्रेस ने। लेकिन ये किसी उनका व्यक्तिगत दौरा है और कोई भी व्यक्ति जो है विदेशी दौरा कर सकता है। मोहित राज दुबे बता रहे हैं कि राहुल गांधी का यह व्यक्तिगत दौरा है वियतनाम का। बहुत शुक्रिया मोहित राज दुबे पूरी जानकारी देने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, कल वियतनाम की यात्रा पर निकल गए हैं राहुल गांधी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे मोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गिरा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद ट्रैफिक रोकना पड़ गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे नीचे गिरने लगा और इसे देखने वाले लोगों की सांस अटक गई। लैंडस्लाइड की तस्वीर इतनी भयानक थी कि सड़क से गुजर रहे लोग खौफजदा हो गए। गनीमत रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये तस्वीरें आप बारामूला श्रीनगर हाईवे की देख रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से हड़कंप मच गया। यातायात रुक चुका है। इस रूट पर फिलहाल अगले आदेश तक यात्रा ना करने की सलाह दी गई है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बारामूला श्रीनगर हाईवे की, जहां पर लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। आंध्र प्रदेश के नंदाल में हुए एक भयंकर सड़क हादसे को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। वहां एक बेकाबू बस पलट गई। उस हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। बस में सवार लोग घायल हो गए और इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जल्दी ही बस में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला गया। यह हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्राइवर के मुताबिक हाईवे पर एक बड़ा पत्थर आ गया था, जिसकी वजह से बस बेकाबू हो गई और ये पलट गई। ये बस नेल्लोर से कुरनूल जा रही थी और तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के चौमू इलाके में हुए विवाद के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिसके तहत पठान चौक कॉलोनी में भारी पुलिस बल मौजूद रहा और अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया की गई। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से 20 बूचड़खानों को नोटिस दिया गया था, जिन्हें आज बुलडोजर की मदद से गिराया गया। करीब सवा घंटे तक इलाके में बुलडोजर की गूंज सुनाई दी, जिसके बाद अब सिर्फ मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कार्रवाई के तहत इलाके में 23 घरों और दुकानों के बाहर बने चबूतरों और सीढ़ियों को तोड़ा गया है। इसके अलावा 2 दुकानों और एक निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील किया गया। आरोप है कि इनका निर्माण बिना विभाग के मंजूरी के किया गया था। वहीं भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई ये कार्रवाई बिना किसी हंगामे के संपन्न हुई है। आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं, कैसे चौमू में बुलडोजर गरजा है। बुलडोजर से सीढ़ियां तोड़ी गई, अवैध निर्माण हटाया गया है और पूरा चौमू छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। उपद्रवियों पर कार्रवाई की गई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पर पथराव भी हुआ। ये 6 तस्वीरें आप चौमू में देख रहे हैं, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिमोलिशन करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद। करीब करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जयपुर में जो चौमू के इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसको लेकर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। अवैध जो इलाके हैं उन पर कार्रवाई की गई है। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा, जिन असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लेकर उपद्रव फैलाया था, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ
खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कानून को अपने हाथ में लेकर उपद्रव फैलाया था। इस तरह के उपद्रवी हमारे लिए नहीं, हमारी समाज के लिए भी घातक है। ये बुलडोजर कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये कानून के समर्थन में है। राजस्थान में शांति भंग करने वाले, हिंसा फैलाने वाले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रदेश के कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और विश्वास को सर्वोपरि मानते हुए सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस का एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने गाजियाबाद पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एक पुलिस थाने के एसएचओ अजय शर्मा एक व्यक्ति की पीठ पर मोबाइल फोन रखकर उसकी नागरिकता जांच करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एसएचओ ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि मशीन बता रही कि आदमी बांग्लादेशी है, जबकि उनके हाथ में केवल एक मोबाइल फोन दिखाई देता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे तमाम पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, जो पीठ पर मोबाइल रख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये ऐसी मशीन है जो ये पता लगा लेती है कि व्यक्ति बांग्लादेशी है या फिर भारतीय। वहीं इस वीडियो से वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन की जमकर फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ बोल। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, उसे लेकर पुलिस अधिकारी भी सख्त नजर आ रहे हैं, जिनकी माने तो मामले की जांच जारी है। अस्थायी बस्तियों, झुग्गियों में रहने वाले निवासियों से पूछताछ, सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान थाना प्रभारी कौशाम्बी द्वारा वहां रह रहे निवासियों से वार्ता की जा रही है। उक्त के संदर्भ में थाना प्रभारी कौशाम्बी को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। सभी तथ्यों की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल पर दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर मौजूद खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद देखने को मिली है। लोग नए साल पर भगवान के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। जहां तक नजर गई, लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। खाटू श्याम के दर्शन के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आए। सबसे ज्यादा भक्त खाटू श्याम के दिल्ली धाम मंदिर पर पहुंचे हैं। इस दौरान मंदिर में जय श्री श्याम की गूंज सुनाई दी। दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में काफी भीड़ उमड़ी है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिल्ली के खाटू श्याम धाम पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये भक्तों का सैलाब दिख रहा है। चारों तरफ लोग नजर आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। नए साल पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में भीड़ उमड़ी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लाखों भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर उमड़े हुए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के खाटू श्याम धाम की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नए साल के मौके पर पहुंचे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर में जहरीले पानी से 15 लोगों की मौत पर सियासत लगातार जारी है। अब लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश की सरकार को घेरा है। इंदौर में पानी नहीं, जहर बटा, प्रशासन सोता रहा, यह कहना है राहुल गांधी का। घर घर मातम है, गरीब बेबस है, राहुल गांधी ने यह कहा है। इंदौर में पानी नहीं, जहर बांटा गया है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि घर घर मातम है, गरीब बेबस है। इंदौर प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। राहुल गांधी का यह कहना है, लोगों की शिकायत पर सुनवाई क्यों नहीं हुई। राहुल गांधी ने अधिकारी और नेताओं पर भी सवाल उठाए हैं। जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी, यह सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। इंदौर दूषित पानी मामले में राहुल गांधी ने कई बड़े सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी ने कहा कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बांटा गया। समय रहते गंदे पानी की सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई।
इंदौर प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा था, यह आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। लोगों की शिकायत पर सुनवाई क्यों नहीं हुई, राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा है और साथ ही अधिकारी और नेताओं पर भी मध्य प्रदेश के सवाल उठाए हैं। तो 15 लोगों की मौत हुई है जहरीले पानी की वजह से। मध्य प्रदेश की सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी है और अब राहुल गांधी ने इस मामले पर सवाल उठा दिए। मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं कि समय रहते खराब पानी की सप्लाई क्यों नहीं बंद की गई, इंदौर प्रशासन कुंभकर्णी नींद में क्यों सो रहा था, लोगों की शिकायत पर सुनवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने। तो आप देख रहे हैं राहुल गांधी ने भी अब इस मामले पर सवाल पूछ लिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रही हैं। उमा भारती ने मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। गंदे पानी से मौत से सरकार शर्मिंदा और कलंकित है, यह कहना है उमा भारती का। सबसे साफ शहर में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। उमा भारती ने मौत के बाद मुआवजे पर भी सरकार को घेरा। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, यह कहना है उमा भारती का। सरकार को पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। उमा भारती ने अपराधियों को कठोरतम दंड देने की मांग की है। उमा भारती ने क्या कुछ लिखा है देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर की घटना शर्मिंदा और कलंकित करने वाली है। जहर मिला पानी जिंदगियों को निगल गया। इंदौर में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती है। परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी। जो भी अपराधी हैं उन्हें सजा देनी होती। मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है, यह कहना है उमा भारती का। साफ तौर पर उमा भारती ने मध्य प्रदेश की सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है, उमा भारती का मोहन सरकार पर एक और हमला। यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? उमा भारती ने यह बड़ा सवाल पूछा है। आप पद पर बैठकर बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे? अपने ही नेताओं पर निशाना साध रही उमा भारती। पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। तो उमा भारती ये कह रही है ऐसे पापों में या तो प्रायश्चित या दंड। उमा भारती ने मोहन सरकार पर एक और हमला बोला है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर उमा भारती ने बड़ा हमला बोला है। कहा कि ऐसी घटना के लिए प्रायश्चित यानी माफी या फिर दंड ये होना चाहिए। पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे, ये सवाल पूछा है उमा भारती ने। ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। ऐसे पापों में या तो प्रायश्चित या दंड, ये कहना है उमा भारती का। तो उमा भारती ने एक बार फिर मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है और उमा भारती ने सवाल पूछा, यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? आप पद पर बैठकर बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ये सवाल पूछे हैं उमा भारती ने। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोहरे के कारण भीषण हादसा हुआ। यहां 3 ट्रकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि उनका आगे का हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इस हादसे की वजह से मोहनगंज थाना क्षेत्र के राजामऊ पुल पर जाम लग गया। इसके बाद उन ट्रकों को किसी तरह से उस सड़क से हटाया गया। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में यह घटना हुई है। 3 ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई है। दानापुर में यह पूरा घटना घटित हुई है और आप देखेंगे तो कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। 3 ट्रक आपस में टकरा गए। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है और इस टक्कर की वजह से हाईवे पर जाम लग गया था। अब सड़क से ट्रकों को हटा दिया गया है। 3 ट्रकों की टक्कर हुई उत्तर प्रदेश के अमेठी में और 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप इन तस्वीरों को देखिए। घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। सुबह के वक्त और रात में इस समय ज्यादा कोहरा हो जा रहा है और उस कोहरे का शिकार ये 3 ट्रक हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बिहार से है। पटना से सटे दानापुर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बदमा मैनेजर राय को गिरफ्तार कर लिया है। मामला खगौल इलाके का है, जहां पर पुलिस ने जब मैनेजर राय को रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी।
जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अपराधी मैनेजर राय घायल भी हो गया। घायल बदमाश को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। मैनेजर राय पर डॉक्टर अनवर आलम हत्याकांड का आरोप है, जिसे पुलिस लंबे वक्त से तलाश कर रही थी। साल 2022 में खगौल इलाके में डॉक्टर अनवर हत्याकांड हुआ था। वहीं आरोपी मैनेजर राय पर इसके अलावा भी रंगदारी, लूट, हत्या के कई संगीन मामले दर्ज हैं। अब अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां बेटे ही पिता की जान के दुश्मन बैठे हैं। जी हां, 26 दिसंबर को एयरफोर्स के एक रिटायर्ड कर्मचारी योगेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार 2 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में एक शूटर को गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अरविंद नाम के इस आरोपी ने अपने बहनोई नवीन के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। नवीन यूपी पुलिस में कांस्टेबल है और कौशांबी जिले में तैनात है। इन दोनों को 5 लाख रुपए की सुपारी मृतक के 2 बेटों ने ही दी थी। बताया जा रहा है कि मृतक का अपने परिवार के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी शूटर नवीन और मृतक के दोनों बेटे अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो गाजियाबाद में अपने बेटे ही पिता की हत्या कराने की सुपारी देते दिखाई पड़े हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है। जो शूटर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस शूटर ने पूछताछ में यह बड़ा खुलासा किया है। तो संपत्ति के विवाद को लेकर 2 बेटों ने अपने पिता को ही जान से मारने की सुपारी दे डाली थी। यह दिखाता है कि किस तरह से जो समाज में विसंगतियां फैलती जा रही हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो गाजियाबाद में 26 दिसंबर 2025 को एक व्यक्ति को मार दिया गया था। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी थे, जिनकी हत्या हो गई थी। और इस हत्या के बाद गाजियाबाद पुलिस ने जांच शुरू की और अब जानकारी आ रही है मृतक के बेटों ने 5 लाख की सुपारी दी थी। गाजियाबाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और विवाद था संपत्ति को लेकर। संपत्ति के विवाद में 2 बेटों ने 5 लाख की सुपारी अपने पिता की दे दी और हत्यारे जो हैं, जिसमें एक यूपी पुलिस का कांस्टेबल है, एक अन्य है। एक अभियुक्त अरविंद, जो कि मृतक का पड़ोसी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वह इनके दोनों बेटों से मिलकर जो इस साजिश की गई और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने बहनोई को साथ में लिया और दिनांक 26/12/25 को एक हीरो एक्सट्रीम बाइक पर उसने हाईवे के किनारे इस घटना को अंजाम दिया था। मृतक से उनके दोनों बेटे और घर वाले परेशान थे। मृतक अपने बेटों से और परिवार से घर को खाली करवाना चाहता था और इस वजह से आपस में हमेशा कसीदगी बनी रहती थी। जहां तक जानकारी हुई है, नवीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं और वर्तमान में ये अभी वहां से एब्सेंट चल रहा है। दिल्ली में नए साल के मौके पर एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यहां के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के लालबाग इलाके में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम बिहारी लाल था, जो गली में कुछ लड़कों के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने पहुंचा था। इस शख्स ने लड़कों से गाली गलौज करने को मना किया। इस पर आरोपियों ने उसी पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बिहारी लाल को परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के घर में मातम पसर गया। स्थानीय लोगों की माने तो एक आरोपी को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि बाकी 2 अपराधी फरार हो गए हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है। तो आपसी विवाद सुलझाने पहुंचे एक शख्स की चाकू से गोंदकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के लालबाग इलाके में बिहारी लाल नाम के एक शख्स की नाबालिगों ने इस बाबत हत्या कर दी कि वो उनके घर के बाहर गाली गलौज कर रहे थे और वो जब बेचारे अपने घर से बाहर निकलते हैं उन बच्चों को समझाने के लिए कि वो गाली गलौज ना करें, तो वो जो नाबालिग होते हैं उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। हमें बाहर थे, हमें खबर मिली कि तुम्हारे पापा को किसी ने चाकू मार दिया है। पता चला वो लड़के पहले से भी यहाँ पे चक्कर लगाते थे, गलियों में दंगा करते थे, यहाँ पे आके किसी की साइकिल गिराना, गाली गलौज करके जाना।
दरवाज़ों पे पत्थर मारना, ये हम सुनते थे पर हमने कभी किसी को बोला नहीं। पर मेरे पापा आए शाम को काम पे से, उन्होंने बोला कि भाई गाली क्यों दे रहे हो। उन्होंने मेरे पापा को बोला तू ज़्यादा बोल रहा है, तुझे ही बताता हूँ मैं। मेरे पापा यहीं खड़े थे, चाकू लेकर आए और हाथापाई करे और चाकू मार दिया उनके सीने पे। पूरी गली परेशान है इन लड़कों से बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है यहाँ पे, किसी को नहीं जीने देते। कोई भी आता है सबके संग हाथापाई करते हैं, चाकुओं से डराते हैं। ये पूरी गैंग लेके चलते हैं अपनी। पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई, उस जानकारी के मुताबिक जो पकड़ा गया आरोपी है उसको फिलहाल नाबालिग बताया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि अभी भी इस मामले में 2 लोग हैं जो फरार हैं और उनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और करीब पूरे देश को शीतलहर और कोहरे से परेशानी हो रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी भी जारी है। हम आपको एक साथ 6 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको भी साफ होगा कि कैसे पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी से पूरी फिजा ही बदल गई है। कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी का दौर जारी है और इस वक्त तमाम पहाड़ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से जहां सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, तो वहीं पर लगातार बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। पारा माइनस में भी पहुंच गया है और कड़कड़ाती ठंड लोगों को परेशान करने लगी है। पहाड़ों में जारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है, जहां पर पारा लगातार नीचे गिरता दिख रहा है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, पहलगाम, कठुआ, पुंछ, मनाली, धर्मशाला और इसके अलावा चंबा की। इन 6 जगहों पर सैलानी पहुंचे हुए हैं, सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, लोग मौसम का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोग मौसम की वजह से परेशान भी हो रहे हैं, उनका जो कामकाज है वो भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सैलानी पूरी तरह से आप देखिए झूमते नज़र आ रहे हैं, इस मौसम का मज़ा उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण ठंड में लगी आग से कई घर खाक हो गए। आग की शुरुआत रसोई गैस के सिलेंडर फटने से हुई थी और जब तक आग बुझती तब तक कई घर नष्ट हो चुके थे। किश्तवाड़ के दाझन इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और कई घर धू धू कर जलने लगे। दमकल विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। आखिरी कोशिश के तहत लोगों ने खुद ही आग बुझानी शुरू की, लेकिन भीषण आग के सामने बाल्टी से फेंके जाने वाला पानी नाकाफी साबित होता रहा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मी भी आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। आग पर काफी देर बाद काबू पाया गया, लेकिन इससे पहले कई घर खाक हो चुके थे। गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। अब आपको केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की शिव भक्ति को दिखाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना की। परिवार के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान शिव की आराधना की और देश की सुख शांति की कामना की है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सब पर त्र्यंबकेश्वर भगवान की कृपा बरसे, यही प्रार्थना है। हमारा देश और तेज गति से आगे बढ़े और मेरे किसान, गांव के गरीब भाई बहन, मेरी जितनी लाड़की बहनाएं हैं, लाडली दीदियां हैं, वो और समृद्ध हो और हम उनकी और ठीक ढंग से सेवा कर पाएं, यही प्रार्थना उनके चरणों में की है।